Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So dear all, आप हैं सभी लोग Wi-Fi Study CSI Net channel पर और मेरा रेफरल कोड है अमित स्टैन। क्या है सर ये Wi-Fi Study CSI Net channel? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्लास का पर्पस क्या है। ये क्लास है एंटाइटल्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, सो डेफिनेटली कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ अपनी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन जो लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी अदर क्लासेस को जानते हैं कि कौन कौन सी हैं। द अनदर क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसका टाइमिंग होता है 11:30 AM और प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो क्या है ये 45 डे क्रैश कोर्स? अराउंड 32 हो चुके हैं जिसमें जो लेक्चर्स हैं अराउंड 32 के करीब इसमें हमारे डेज हो चुके हैं, यानी कि 32 वीडियोस वी हैव अपलोडेड। कहाँ पर अपलोडेड? वाईफाई स्टडी CSI नेट पर। सर क्या है, हमने पहले भी पूछा था। वाईफाई स्टडी CSIR नेट, वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। आप जैसे ही जाएंगे और लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, यू विल गेट द चैनल। आप उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इस चैनल की क्या होगा जी, मेरी सारी वीडियोस एक लिस्ट पे आपको मिल जाएंगी, सब एक साथ मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या सर सारी क्लासेस वाईफाई स्टडी से ऐसे नेट पर ही हैं या अदर भी हैं? तो जानते हैं जी, नहीं, अदर प्लेसेस पे भी हैं। कौन कौन सी हैं? द स्पेशल क्लास क्या होती है जी? स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास एक ऐसी क्लास जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ डे PYQ चले हुए हैं और जिसका प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी और जिसका टाइमिंग होता है जी 9:30 PM। ठीक है, बट ये टाइम बचा लोग चेंज होता रहता है, इसलिए मच बेटर यू हैव टू बी यूज द फॉलो बटन। फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखिए जी, सो दैट आपको जो है डिटेल मिलती रहे, कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि कब कौन सा लेक्चर हो रहा है। सारी डिटेल आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे बेटा, कि टाइमिंग चेंज हुआ या नहीं हुआ, किस दिन लेक्चर हो रहा है, किस दिन ऐसा तो नहीं स्किप कर दिया गया। हाउ व्हाट द क्लासेस हैव बीन शेड्यूल्ड एवरी डे। अनदर वन इज अ प्लस क्लास जिसका प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी और टाइमिंग रहता है जी 11 AM, जिसमें अभी लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है जी। लीनियर अलजेब्रा हम उसमें पढ़ा रहे हैं। प्लस क्लासेस है जी। प्लस क्लासेस क्या होती है जी? पूरी तरीके से स्ट्रक्चर होती है, की पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं जिसके अंदर। ओके, दीज ऑल थिंग्स आर द इन द प्लस क्लासेस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। जानते हैं कि प्लस क्लासेस को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, तो आंसर आता है नहीं, जब तक कि आपने सब्सक्रिप्शन ना लिया हो। और क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का, मैं उसके बारे में बता देता हूँ जी। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फर्स्टली अन अकेडमी लर्निंग ऐप। क्या करना होगा आपको? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, लिखिएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अनइंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। जैसे ही आपने इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू दिस पेज। व्हाट इज दैट पेज? जिस पे पता लगेगा आपको 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या पेमेंट करना होगा, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए रिस्पेक्टिवली क्या अमाउंट आपको पे करना होगा जी। So for example, if I will take the 12-month subscription, then I have to pay 11,550 rupees, around 960 rupees per month. Okay? और अगर मैंने ये रेफरल कोड यूज कर लिया, रेफरल कोड मीन्स जो गिफ्ट पैक के बराबर में छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस कोड? द कोड इज अमित Hamit S10। अगर मैंने इसको यूज कर लिया और प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक किया, तो आई विल रीच टू दिस पेज, और जहां पर मैं देखता हूँ क्या, कि यहाँ पर ये तो अमाउंट जो है मेरा रिड्यूस हो गया है, दैट हैज बीन बिकम 10,395 रुपीज। सो अराउंड अगर देखा जाए तो 866 रुपये पर मंथ हो गया है जी मेरा। तो देखा जाए पर डे की 28 से 29 रुपये कॉस्ट आ रही है। आई डोंट थिंक सो इट इज सो मच कॉस्टली। और कोई कहे कि नहीं मैं इसको भी बियर नहीं कर सकता, भाई देखो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली कोर्स मिले। कहीं ना कहीं हमें कुछ भी हो, देखो हम समय देते हैं, अन अकेडमी आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो अन अकेडमी को भी तो कुछ चाहिए ना बेटा। सो दैट्स अ थिंग। सो दिस इज अ थिंग जो यहाँ पर मेंशन है। ओके, नाउ देन, सो इससे क्या फायदा होगा सर? इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं बेटा, जैसे कि PDF नोट्स आपको सभी के मिल जाएंगे, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये सारी चीजें।
डाउट सेशन क्लासेस में आ सकते हो, सभी टीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। दीज आर द सम गुड थिंग्स अबाउट दैट की सब्सक्रिप्शन अगर हमने लिया हुआ है तो प्रोसीड टू पे पे कीजिएगा और वो आपसे छोटी सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहेगा कि भाई किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, ईएमआई आप करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शन को एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए जी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे क्या कहती है हमारी स्लाइड? सीएसआईआर मैथमेटिकल साइंसेज स्ट्रेटजी एंड एग्जाम। ये जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, पहले स्ट्रेटजी कैसी रही, कौन इसको एग्जाम को कराता है, किस किस तरीके के पार्ट में होता है, ये सारी बातें इसमें हमने डिस्कस की हुई है। Another one is a how to manage CSIR note. How to manage CSIR note new student और ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए होती है जी। सो व्हाट हैपन, न्यू और ओल्ड मींस जो काफी जो बिल्कुल अभी आए हैं तैयारी के लिए उनके लिए तो द बेस्ट है ये, उनको पहले ही पता लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। और ओल्ड स्टूडेंट जो कि हमारे पास पुराने हैं और कह सकते हैं कि मैनेज नहीं करना जान पा रहे, उनको भी मैनेज करना आ जाएगा जी। सो दिस इज द लिंक फॉर दिस वन। अनदर वन इज ए बुक लिस्ट। ये भी हमें मालूम होना चाहिए जी एटलीस्ट कौन कौन सी बुक्स हैं। मैंने बहुत कम कर दी हैं, ठीक है भाई, इतनी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके पास बुक जब हम तैयारी कर रहे हैं जी, ठीक है। सभी लिंक कहाँ के हैं? वाईफाई स्टडी, वाईफाई स्टडी CSIR नेट के। सो दैट मीन्स इस चैनल के ही सारे के सारे हमारे पास जो है लिंक है, तो आप क्लिक करते ही वहां पहुंचेंगे या प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं हम, काफी सारी बातें हो गई चुकी मेरे बारे में, अन अकेडमी के बारे में, प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब हम मूव करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है जी? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंजुगेट क्लास ऑफ द थ्री साइकिल टू थ्री इन द सिमेट्रिक ग्रुप एंड सक्सेस। तो चलिए आधा मिनट आपका, देखते हैं क्या आंसर्स आप निकालते हो उसका, एंड देन आधा मिनट के बाद फिर मेरी बारी जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, एस एन के अंदर हमें निकालना होता है कंजुगेटिव क्लास, क्या फॉर्मूला होता है जस्ट हमें देखना है, परम्यूटेशन ग्रुप। एस एन मीन्स आपके पास सेट के अंदर एन एलिमेंट थे और ए से ए आपने वन वन ऑन टू मैपिंग सारे फंक्शंस कलेक्ट कर लिए और उनका ग्रुप फॉर्म किया। उस ग्रुप को कहा आपने ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप है। आई होप हो गया होगा। चलिए मैं बता भी देता हूँ। इन एसएन आपको कहा जाए कि भाई कोई भी पर्टिकुलर सिग्मा दी गई है आपको, ठीक है। सो जो भी लेंथ की है, सबसे पहले तो उसकी लेंथ देखो, हमने कहा कि भाई ठीक है ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 लेंथ की थी, एक और लेंथ की थी 2, सॉरी 5 और 6, और एक और थी जी हमारे पास, हमने कह दिया कि 7। ऐसे हमारे पास साइकिल्स पड़ी हुई हैं, ये एक हमारे पास सिग्मा है, राइट, परमुटेशन है। और पूछ ले कोई बताइए जी सर इसके अंदर, तो जो भी जितने भी सिंबल्स पे ये बनाई गई है आपको सबसे पहले तो इसको देखना है उतने सिंबल्स आ जाए इसके अंदर। तो 7 आ गई ना, तो मैंने कहा कि 7 है। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू टेक, द रूल इज दैट वन एन फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर वन लेंथ की कितनी साइकिल, हमने कहा कि n1 साइकिल है जी। टू लेंथ की कितनी साइकिल, n2 साइकिल। थ्री लेंथ की कितनी साइकिल, n3 लेंथ। जितनी भी लेंथ की चलते रहे डॉट डॉट करते चले जाइए, और उसके बाद जो ये पावर्स में रखे हैं ना लेंथ, इसको आप डिवाइड फैक्टोरियल कर लीजिएगा, n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप अपने केस में देखिए, एस क्या दिया हुआ है आपको, एस 6, यानी कि परमुटेशन ग्रुप ओवर द 6 सिंबल्स, राइट। सो और सिग्मा की क्या दी है आपको, सिग्मा की है जी 2 3 4, राइट। सबके सब सबसे पहले तो डिसजॉइंट साइकिल दिख रही है आपको, ये डिसजॉइंट सारे एक ही साइकिल है, तीनों में डिफरेंट एलिमेंट पड़े हुए हैं। नाउ देन सी दैट कौन कौन से एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, एक तो 1 नहीं है, तो 1 लेंथ की साइकिल लगा दो, उसके बाद 5 भी नहीं है, और उसके बाद 6 भी नहीं है। सो दैट मीन्स 1 5 और 6 एलिमेंट्स इसमें से रिमेनिंग थे। आपने इसको पूरा कर लिया कि पूरे 6 सिंबल जितने थे उतने सिंबल्स में मैंने इसको लिख लिया, फर्स्ट थिंग। इसके बाद अब मुझे निकालना होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंजुगेट क्लास, ओके ना। तो निकालने होंगे जी कैसे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंजुगेट क्लास ऑफ सिग्मा इज व्हाट आर दिस। आपके पास कितना सिंबल पे है, 6 सिंबल पे, 6 विक्टोरियल अपॉन
अपॉन कितना आ गया जी आपके पास ये 3। ओके, तो वन लेंथ की कितनी साइकिल पहले देखो, वन लेंथ की 3 साइकिल, उसके बाद टू लेंथ की कितनी साइकिल, कोई भी नहीं है सर, वन लेंथ की 3 साइकिल और 3 फिक्टोरियल। नाउ देन टू लेंथ की कितनी साइकिल, कोई नहीं है, थ्री लेंथ की कितनी साइकिल, थ्री लेंथ की हमने निकाली जी वन। ओके, और दैट मीन्स वन फिक्टोरियल। नाउ देन टोटल कितना हुआ, 6 5 4 3 2 एंड 1 अपॉन क्या क्या बचा जी, 3 इंटू 2, सो दिस इज कैंसिल विद दिस वन, और ये कैंसिल हो गया जी किससे, 3 दूनी 6। कितने आए आपके पास, 5 चौका 20 दूनी 46, 40। The number of element in the conjugate class of sigma is 40. Is it okay beta, these are the 40. So that is a thing that which you have to remember always. सिंपल सा फॉर्मूला था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस द लास्ट डिजिट ऑफ द 2 की पावर 20 इज, क्या बताया था, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन, जितनी भी डिजिट कहे, अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है किसी को किसी अगर आप हमारे पास इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ दस में द लास्ट से मतलब अभी इस बार बात कर रहे हैं एन डिजिट, डिटरमाइन द रिमाइंडर, या कहें एन डिजिट लिख दीजिए इसकी जगह, एन डिजिट ऑफ कोई भी नंबर दे दे आपको एन की पावर कोई भी के इज, क्या होता है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस बात को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जितनी भी ये नंबर दो, दैट मीन्स ये कह रहा है एन की पावर के कॉन्ग्रुएंस करने पर क्या वैल्यू आएगी, दैट यू हैव टू डिटरमाइन, इसी वैल्यू को वो पूछ रहा है आपसे, राइट, व्हाट विल बी द वैल्यू, एंड द मॉड, किसमें मॉड लगाना है आपको, जो भी डिजिट वन के साथ में एन डिजिट लगा देनी है जीरो, यानी कि जीरो 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 कितने एन टाइम्स जीरो, ये कितने हो गई जी, दीज आर द एन टाइम्स। सो अकॉर्डिंग टू यू आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है जी, टू की पावर, इससे कैसे हो गया जी, टू की पावर टू जीरो और टू जीरो, कॉन्ग्रुएंस किस वैल्यू के आएगा, इस वैल्यू को वो पूछ रहा है आपसे, किसमें मॉड, इसने क्या कहा है, लास्ट डिजिट, वन ही डिजिट कहा है ना, इसका मतलब वन के सामने एक ही जीरो लगानी है, अंडर मॉड 10 आपसे बात कर रहा है जी, इज इट ओके, दैट्स द थिंग। सो अब आप अपने टू को देखिए, हम क्या करते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, टू आएगा सर, वेरी गुड। सो दिस इज द थिंग। तो आप सबसे पहले इसको फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कीजिए, 2 की पावर 5। ओके, सो अब आपको 5 से डिवाइड करना होगा, तभी आपको पता लगेगा कितना बचा है जी, 2020 को 5 से डिवाइड किया आपने तो क्या बचेगा, 5 चौका 20, जीरो 5 चौका 20, राइट, 404, व्हाट इज द थिंग, 404 आपके पास बचा। सो अगेन व्हाट इज दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी पूरी, हमने देखा था 32 है, 32 है, जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा, व्हाट आई विल गेट द 2। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो दैट मीन्स 2 की पावर 404 को मुझे चेक करना है कि अब क्या आएगा। अगेन व्हाट आई विल डू, मैं वापस निकालूंगा भाई, इसको डिवाइड करूंगा 5 से। सो व्हाट हैपन, मेरे पास कितना बचेगा, 404 है, 5 से डिवाइड किया तो आपने पास क्या बचा, 5 अठे 46, बच गई जी 4। So nothing we can do. So that means 2 की पावर 5 और वापस ले लिया मैंने, और 5 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया जी यहाँ पर, दैट इज 18। ओके, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये 4 और बच गए थे, तो दैट मीन्स 2 की पावर 4 और बच गया अलग से, हमने अलग से बचा दिया इसको। So now then what happened, this value is a 2 की पावर 4, that means again 2 की पावर 80, और यहाँ पर क्या है जी आपके पास, 2 की पावर 4 भी पड़ा हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, इसको सबसे लास्ट तक रख सकते हैं, और चाहे तो आप वैल्यू 8 भी लिख भी सकते हैं इसको घटा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं बाद में। यहाँ से हमने देखा कि ठीक है, वापस 5 लीजिए, यानी कि 2 की पावर 5 लिया तो 5 अठे 40, 5 गुना 5 और 5 6 30, 16 पंजे 80। सो दैट मीन्स 2 की पावर 4 कितना बचा जी, दिस इज अगेन 2, 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 4, मैंने ऐसे ही रखा,
नाउ देन अगेन व्हाट हैपन, मैंने 2 की पावर 5 कर लिया, सो 2 की पावर 5, और ये कितना बचा जी, 5 या 15, राइट, और 2 एक और बच गया, 2 यानी कि 2 की पावर हो गया जी 5, राइट, दैट्स गुड। नाउ देन ये कितनी वैल्यू हो गई जी, 2 की पावर 3, और यहाँ से क्या मिला जी 2, ओके, सो ये कितना मिला, 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया जी, ये हुआ 8, 8 इंटू 2, व्हाट इज दिस, दैट इज इक्वल टू 16, और डिवाइड किया आपने 10 से तो कितना आ गया जी 6 आ गया, तो 6 इसमें आंसर नहीं है जी, नन ऑफ दिस इज द आंसर। प्रोसेस इज ये दिस वन बेटा, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो हमारी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, आप उसको ध्यान रखिएगा बस, प्रोसेस यही है क्वेश्चंस को डील करने का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, the number of irreducible quadric polynomial over the field of two elements. Okay, that's good. आपको यहाँ जो फील्ड दिया गया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए, वो भी आप देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड, फील्ड क्या है आपके पास, फील्ड इज नथिंग दैट इज आइसोमॉर्फिक टू F2 दिया गया है ना, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द Z2। कितने एलिमेंट है इसमें, 0 और 1, यानी कि दो एलिमेंट है जिसके अंदर, राइट, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि द वैल्यू ऑफ P इज नथिंग व्हिच इज इक्वल टू 2, P की वैल्यू मेरे पास 2 है। क्या पूछ रहा है, इरिड्यूसिबल पूछ रहा है, क्वाड्रिक मोनिक पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं जी बेटा, क्योंकि क्वाड्रिक मोनिक पॉलिनोमियल के ही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इसने मोनिक बोल यहाँ पर स्किप है, बट मोनिक जरूरी होता है बेटा, वरना वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे चॉइसेस जो है हमारे पास, ठीक है। नाउ देन, तो क्या फॉर्मूला होता है जी, p माइनस 1/2, सो दो, दो में से एक गया, बचे दो, कितने आ गए जी, एक, क्या है आंसर, तो आंसर आया, हाँ सर है आंसर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इट ओके। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर, राइट, इज इट वर्किंग, यस दैट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, हमें यहाँ पे दिया गया है एक और क्वेश्चन, इसमें क्या गया है, लेट द एस दिया गया है इस तरीके से, एस इज इक्वल टू a1 a2 a3, ओके, इस S की कार्डिनलिटी पूछी है, इसमें कितने ऐसे पेयर्स हैं, यानी कि टपल्स, और टपल्स हमारे पास वेक्टर पड़ा हुआ है, किस तरीके से कि जिनकी चॉइसेस तो आ रही हैं यहाँ से भाई 1 2 3 और 4, 4 तक ही है, दैट्स गुड, और इनका जो सम होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाए, तो नाउ आई हैव टू जस्ट सर्च द चॉइसेस कि वो क्या क्या हो सकती हैं। मैंने कहा भाई 2 हो प्लस 4 दैट विल बी द 8, यानी कि पहला एक टपल क्या बन गया जी 2, 2 और 4, 8 हो जाएगा। सिमिलरली कैन आई कंस्ट्रक्ट द अनदर वन, 3 plus 3 plus 2 that is also the 8, so that means क्या हुआ जी 3 3 और 2 भी मेरे पास हो गया। तो ऐसे आप कितने बना सकते हो, कितने इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ऐसा इसने पूछना चाहा है जी आपसे। सो द सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, क्या जो भी ये नंबर r लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, r-1 कीजिए और कॉम्बिनेशन निकालिए किसके साथ, आपके पास सिंपली व्हाट इज दैट, कितनी आपके पास कितने 3 है, कहाँ से आ रहे हैं जी, अच्छा 4 choices, तो 3-1, राइट, तो व्हाट हैपन आपके पास 8-1 C2, दिस इज द वैल्यू, सो कितने आए जी 7 C2, so what is this value, 7 factorial 6 factorial 5 4 3 and 2, now then 2 factorial into 5 factorial यानी कि 5 4 3 2 and 1, this is cancel with this one, and दो से ये चला गया जी, दो दिया 6, कितने बचे जी 21, यानी कि 21 ऐसी कॉम्बिनेशन हैं जिनको आप निकाल सकते हो जी यहाँ से, ओके। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, the application of the gram is with process of orthonormalization to the factor। भाई आपसे ये ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन, जो हमारा ग्राम ग्राम इसमें से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पूछ रहा है बेटा, साफ सी बात तो ये है देखो, क्योंकि ग्राम इसमें प्रोसेस से हम क्या निकालते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालते हैं, क्या होती है बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है आपके पास, मैंने कहा कि u और v दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, दे विल बी ऑर्थोगोनल कब,
जब उनका इनर प्रोडक्ट तो जीरो हो, राइट। और मैं कहूँ कि भाई अगर हम ऑर्थोनॉर्मल की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग कि भाई उनका उनके सेल्फ के साथ दैट मीन्स क्या हो जाएगी, यू और यू, दैट हैज टू बिकम द, आपके पास यूनिट वेक्टर आना चाहिए। दैट इज ए थिंग दैट वी वांट कि भाई हमारे पास जो आए दैट हैज टू बी द यूनिट वेक्टर। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं दो तरीके क्वेश्चन को करने के होते हैं क्या। एक तो प्रोसेस होता है कि इन ऑप्शन से डिस्कार्ड करें, बहुत बार एक ऑप्शन से हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो हमें प्रोसेस ही जानना होता है। तो चलिए मैं जान पहले थोड़ा सा प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको। ये पता लग गया ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होंगे जिनका इनपुट प्रोडक्ट आपके पास जीरो होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने जरूरी हैं, और सेल्फ का सेल्फ के साथ लूँ तो वन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेता हूँ कि ये है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया तो जीरो आ गया ना, ओके। बट इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया तो जीरो नहीं आया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो जीरो नहीं आएगा, राइट। सो दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन को एक को फेल कर गया, ये दोनों कंडीशन सोल्व होनी चाहिए। जबकि देखो इसका सेल्फ के साथ सेल्फ करूंगा तो क्या यूनिट वेक्टर ही मिलेगा मुझे, दिस इज द थिंग। तो ये हमें देखना है। तो चलिए पहले प्रोसेस भी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। नाउ देन अगर हमें गिवन होती है, गिवन होती जो बेसिस हमें देगा, हमने कहा कि u1 u2 और u3 आर गिवन। इसमें से आपको एक को मानना होगा जो मेरी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, w1 इज ए u1। मैंने कहा कि मेरे पास जो ऑर्थोग्राम इसमें से मैं प्रोसेस से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक वैल्यू w1 इज इक्वल टू u1 आ गई, मैंने w मान रहा हूँ। अब इनको ऑर्थोनॉर्मल बनाऊंगा यानी कि यूनिट वेक्टर बनाऊंगा बेटा मैं इनको, ठीक है। सो अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए जी, u1 अपॉन u1 का नॉर्म, और इसको ये लिखना गलत है, इसको लिखना चाहिए w1 अपॉन w1 का नॉर्म, ठीक है। दिस इज ठीक। तो पहला वेक्टर मेरे पास ये जाएगा। तो यानी कि इसमें से मैंने एक को तो सेम ही मान लिया। अब मैं W2 निकालने चलता हूँ कि सेकंड बेसिस क्या है मेरे पास। सो W2 इज इक्वल टू क्या होगा जी मेरे पास, सिंपली दैट विल बी द वेक्टर W2। U2 मेरे पास दिया हुआ है जी, U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद W1 यानी कि U1, एंड W1 अपॉन W1 नॉर स्क्वायर, दैट इज ए थिंग जो हमें ध्यान रखनी है। इन द सिमिलरली हम W3 निकाल सकते हैं, और जब W1 W2 निकाल लिए ना आपने, तो जो आपके पास बेसिस होंगी, जो बेसिस वेक्टर बनेगा वो बनेगा W1 बाई W1 का नॉर्म, W2 बाई W2 का नॉर्म, एंड कॉमा W3 बाई W3 का नॉर्म। ये इसलिए मैंने बताया और आपको थर्ड बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप यहाँ पर डिस्कार्ड कर दोगे अपने ऑप्शन। सो पहले ऑप्शन में अगर मैं चलता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा, मैंने कहा कि ये मेरा u है और मेरा ये v है। सो दैट मीन्स u इज व्हाट, u इज अ 1 1 और 0, रूट 2 को बाहर रखा हुआ दोनों में ही है, नो मैटर, ओके। और v मैंने क्या ले लिया जी, 1 0 और 0, दिस इज when I am going to just find out the inner product of u and v, what I am getting 1 into 1 plus 1 into 0 plus 0 into 0, this is equal to a 1, which is not equal to 0। so that means क्या, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, this is not the option। इन द सिमिलर फैशन मैं यहाँ पर भी सर्च करूंगा, देखो पहले दोनों ले लिए तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट और लास्ट ले लिए। सो दैट मीन्स दिस इज माई u दिस टाइम एंड दैट इज माई v दिस टाइम। सो व्हाट हैपेंड विद दिस वन, 1 1 0, ओके। और यहाँ पर इनपुट किसके साथ कर दिया, 1 1 और 1 के साथ, दैट इज द इनर प्रोडक्ट। व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग 1 plus 1 and plus 0 which is equal to 2, not equal to 0, not the ऑर्थोगोनल नहीं, कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं दोनों के दोनों, ना ए ने ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई की, ना ही बी ने। नाउ देन थर्ड वन में क्या हुआ जी हमारे पास, सो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। सो दैट मीन्स इसका अगर मैंने इसको इसके साथ इनर प्रोडक्ट किया, आई एम गेटिंग जीरो, इसके साथ किया तो भी इनर प्रोडक्ट जीरो, इसके साथ किया तो भी इनर प्रोडक्ट जीरो, ओके जी। लेकिन क्या अब प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये तो ठीक है कि सर ये आपके पास सेल्फ के साथ अलग के साथ डिफरेंट दे रहे हैं, लेकिन आपके पास एक और भी बात है, क्या आपने u1 लिया था इसमें से, राइट। कोई भी एक आपने माना था, तो W1 की वैल्यू क्या थी, u1।
सो इसका जब u1 का ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन करने के लिए चलते हो कि आप कहते हो यूनिट वेक्टर बने, तो व्हाट हैपन, मैंने फर्स्ट कर लिया तो व्हाट हैपन, u1 का अगर मैं निकालने चल रहा हूँ तो बेटा कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 0 रूट, दैट इज अ व्हाट, दैट इज इक्वल टू रूट 2, यानी कि इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स एक मेरी बेसिस 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू एंड मेरे पास 0 होनी चाहिए। डेफिनेट है ये तो क्या इसमें है, नहीं सर इसमें तो नहीं है। सो दैट इज अ थिंग, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स वन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, 1,1,0। ये तो नहीं है जी, सिर्फ दैट रन की ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन जो आपका प्रोसेस था, इसको ही यूनिट वेक्टर नहीं है इसके अंदर, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किससे बनाए हैं बेटा, इसी से तो बनाए हैं ना, तो इनमें से एक वेक्टर तो बिल्कुल ऐसा ही बनता है, तो जो कि नहीं बना है जी। ओके, दैट इज ए थिंग। तो चलिए जी अनदर को देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है हमारे पास, इसका स्कैनर प्लॉट किया तो भी जीरो आ गया जी हमारे पास, इसका इसका किया तो भी जीरो आ गया है जी, और सेल्फ कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये भी वन हो गया है जी, सेल्फ क्या ये भी वन हो गया जी, ये वन पढ़ाई हुआ है जी। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन। दो तरीके थे बेटा, एक तो ये कि आप ऐसे चेक कर लेते, देखो दो में कंफ्यूजन आ गया था ना लास्ट में, देन दिस विद दिस प्रोसेस विल हेल्प, जो मैंने आपको प्रोसेस लिख पाया था आपको, तो वो प्रोसेस हेल्प करता है उस केस में। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, लेट एफ जेड बी द एंटायर फंक्शन। ओके, और फंक्शन इंटायर है और मॉडुलस क्या दिया गया है जी उसका, मॉडुलस दे दिया गया है मॉड ऑफ एफ जेड लेस और इक्वल टू के टाइम ऑफ मॉड ऑफ जेड। ठीक है, जेड इज व्हाट, एंड जेड बिलोंग्स इन द सी। ओके, for some k, for all z belongs in C, for some k greater than 0, if f1 is equal to I, if f1 is equal to I, then value of fi is equal to, आप बता दीजिए जी। I don't think so you don't know about that value, सिंपली आप सभी लोग जानते हैं कैसा फंक्शन बन जाएगा जी आपके पास, सिंपली व्हाट विल बी द फंक्शन, के को देखो पॉजिटिव भी दिया गया है, के इज ए पॉजिटिव वैल्यू। ओके, एंड देन आपको सिंपली कह रहा है, सो ये तो आप जानते ही होंगे कि जनरलाइज वर्जन ऑफ लिबलिस थ्योरम क्या कहता है, ये उसका क्वेश्चन है। हमें क्या लगता है बेटा, ये हमें लगता है कि ठीक है लिबलिस थ्योरम है आपके पास, फंक्शन हमारा एंटायर दिया हुआ है इसने, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया ऑलरेडी हमें, हमें कह दिया कि जो हमारा फंक्शन है वो तो एंटायर है, और हमें क्या दिखता है कि ये बॉन्डेड है, नहीं बेटा देखो क्या कहता है आपके पास जनरलाइज वर्जन ऑफ लिबलिस थ्योरम, मैं मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। यहाँ तो ऑटो आंसर दोनों से यहाँ से सेम आ रहा है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, एग्जामिनर चाहता तो चेंज कर सकता था, उसने वैल्यूज ऐसी की हैं। ठीक है, क्या है, जनरलाइज वर्जन ऑफ लिबलिस थ्योरम, लिबलिस थ्योरम क्या कहता है जी वो, हाँ वो कहता है हमें, मैं दोनों लिखवा देता हूँ एक्चुअली, इस क्वाड्री पे बेस्ड है ये, क्योंकि इसने फॉर ऑल जेड की बात की है, वो सम के लिए कहता है, तो देखिएगा एन एंटायर फंक्शन, एन एंटायर फंक्शन which satisfied which satisfy the inequality, कौन सी इनइक्वालिटी, एफ जेड का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू एम टाइम मॉड जेड की पावर अल्फा, हमारे केस में क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 दी गई है, यहाँ पर अल्फा क्या है जी 1 है इन आवर केस, राइट एम जेड। ओके, फॉर सम अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड m is strictly greater than 0, एंड जो ये बात दी है, एंड फोर sufficiently sufficiently large z, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इन्हीं दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है जी। सफिशिएंटली लार्ज है, फंक्शन एंटायर है जो सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को फॉर सब अल्फा के लिए एंड एम ग्रेटर देन के लिए, एम को इसने भी, हमें एम की वैल्यू क्या है के, ये की जो है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी थी। ओके, और हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है थी, वी डोंट हैव सच ए सिचुएशन। ओके, तब आपके पास देन एफ जेड क्या होता है कि देन एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट प्लस
a1z plus dot 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 a(n)z की power greatest integer alpha. That stands for the greatest integer function. ओके, सो बी केयरफुल। अब इसी की ही एक कॉलरी बनी। क्या कॉलरी बनी? द अनदर रिजल्ट वाज दैट फंक्शन तो मेरे पास एंटायर ही है, ये था हमारे पास। इसने कहा कि एन एंटायर फंक्शन which satisfied which satisfied the inequality which satisfy the inequality fz का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू k टाइम या m टाइम ले लीजिए आप, m टाइम मॉड की जगह अल्फा फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, अब यहाँ पर जो वर्ड आया एंड z बिलोंग्स इन C, फॉर ऑल z बिलोंग्स इन C। ये देखो, ये हमारे वाला केस है। तब आपके पास क्या होगा? देन f of z is equal to lambda time of z की पावर अल्फा। ओके, दैट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो आपके केस में क्या हुआ जी? आपके केस में ये वाला यहाँ पर यूज किया हमने रिजल्ट। ओके, सो नोटिस कीजिए, आपके पास इसका मतलब फंक्शन कैसा बनेगा? द फंक्शन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, f of z is equal to what? द फंक्शन विल बी, दूसरा पेन ले लेते हैं, f of z is equal to what? f of z is equal to सिंपली आ गया जी लैम्डा टाइम ऑफ z की पावर अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या थी? 1, वन, यानी कि लैम्डा टाइम ऑफ z बन गया। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? f ऑफ i की। f ऑफ y की वैल्यू क्या हो गई जी? लैम्डा ऑफ i, दैट इज व्हाट? लैम्डा इनटू i। सो डेफिनेटली हम लैम्डा की वैल्यू तो हमारे ऊपर है, हमने कहा कि 1 मान ली हमने, तो दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू द i। सो कितना आंसर आ गया जी? दिस इज इक्वल टू द इसी चौके बेटा। सो ये ध्यान रखिएगा, आपने किस फीलिंग से निकाला कि जो मेरे पास फंक्शन है वो मेरे पास कांस्टेंट आया है। फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट नहीं आया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था कि फंक्शन कैसा होगा, तो हमारा मन कहता है कि फंक्शन कांस्टेंट आ गया, क्योंकि फंक्शन तो आपके पास एंटायर और बाउंडेड बाउंडेड नहीं है बेटा। इसके रीजन के लिए देखिए आप क्या दिए हुए इंफॉर्मेशन, दिस वन एंड दैट वन। ओके, तो इन चीजों को क्लियरली अपने माइंड में रखिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, एग्जैक्टली हम कौन सा रिजल्ट लगा रहे हैं। सो दिस वाज द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द लेबनिज थ्योरम। आपने अभी पहले लेबनिज लगा दी थी क्या सोच करके कि एंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट, नो, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। आपने देख लिया फंक्शन तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ z है, ठीक है ना। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? ओके, सो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि भाई हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ विद दिस सॉफ्टवेयर? यस, दैट्स वर्किंग नाउ। तो चलिए जी, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड या रिक्वायरमेंट रखी गई है, आप इसको भी देख लीजिए। इसने कहा लेट टी सच दैट R2 R4 बी डिफाइंड बाय दिस वन, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। ये जो वर्ड यूज किया ना इसने, आइगन स्पेस, सो बी केयरफुल दैट ये आपसे कहना चाह रहा है आइगन वेक्टर्स निकालने की बात कर रहा है। तो उससे अप्रोच करनी है आपको कि उसकी डायमेंशन कितनी होगी, कितने आपके पास फ्री। सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिसेस बनेगी। तो इसकी इमेजेस के रिस्पेक्ट में हमने जो मैट्रिक्स बनाई, उसके मुझे आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू डू और एबल टू टेकल दिस क्वेश्चन। तो क्या हमें दिया हुआ है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा यूजुअल बेसिस ले लेते हैं, t ऑफ e1 दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इज 1 एंड रेस्ट आर 0। सो वो क्या आएगा? x की वैल्यू हमने क्या रखी जी? हमारे पास कितना आ गया जी? x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 1 1 and then rest are 0. So this is the first tuple is 1, another is also 1, and then we are getting a 0, and then we are getting the 5, right? This is the first my vector जो कि मेरी इमेज आई है। कैसे बेटा? मैंने ये रखा है t1 0 0 और 0 which is equal to te1, यानी e1 का मतलब फर्स्ट टपल पे यूजुअल स्टैंडर्ड बेसिस ले रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे इन चीजों को तो एटलीस्ट, ठीक है। सो दिस मींस यहाँ पे 0 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 मिल गया जी मुझे, यहाँ से 5 मिल गया। नाउ
Similarly, I am trying to find out the E2. What is this the value? यानी कि मेरे पास y is a 1. This is giving me a 1. Another value. This is giving me a 2. ओके यहाँ से मिला मुझे 0 और रस्ट टपल से मुझे मिला जी 1. ओके टी E3 भी निकाल लेते हैं जी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E3? यानी आई एम गोइंग टू पुट z is equal to 1. So this is equal to a 0. Now then I am getting the 0. Now I am getting the minus 1. And from this place I am getting the 2. And what is the value of t? E3, E4. So yani ki w is equal to 1, last value. So this is equal to the 5. First of all is the 5. Another one I am getting the 1. And then from this place I am getting the 2. And from this place I am getting the 0. Okay, 512 is 0. So this is the images with respect to the usual basis. Transformation से मैंने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके मैंने E1, E2, E3 अपने E4 की वैल्यूज को निकाल लिया थी. अब मेरा पर्पस क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनाना. देखो बेटा आपने यूजुअल बेसिस ली है, स्टैंडर्ड बेसिस ली है, तो देयर इज नो मैटर. ठीक है, आपका सिंपली इन्हीं यूजुअल में लिख सकते हो तो सीधा क्या मैट्रिक्स बन जाएगी जी. मैंने कहा कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज द ई मैट्रिक्स ए. और मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई जी. सिंपली जस्ट इनको कॉलम वेक्टर्स में लिख दीजिए 1 1 एंड 0 5. अनदर वैल्यूज है 1 2 0 1 and the another one is a 0 0 0 no 0 0 minus 1 and then 2 and the last one is a 5 1 2 and 0. This is the value. अब हम तो जानते हैं जी, इसको रिड्यूस कर लेते हैं. हाउएवर क्योंकि मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है, सो मैं जैसे ही इसको रिड्यूस करता हूं तो मुझे पता लग जाएंगे कि ऑब्वियसली हो सकता है कि मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए या मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ. द थिंग इज दैट वन. तो मुझे सबसे इजीएस्ट फॉर्म लेके आनी है, इसको रिड्यूस करना है. सो चलिए जी, एलिमेंट्रीज ऑपरेशन लगाते हैं. हमारे पास R1 1 1 0 5, ये तो हमने ऐसे एज इट ही रखा. तो नाउ देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दैट मींस व्हाट आई एम डूइंग इस केसेस में मैंने सबसे पहले यूज किया. कौन कौन से ऑपरेशन कर ले रहा हूँ जी यूज. यहाँ पर मैं यूज करूंगा, आपको मैं लिख भी देता हूँ जी कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ. R2 में हमने किया क्या, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो वी आर गेटिंग द 0 फ्रॉम दिस प्लेस or we are getting a 1 from this place, we are getting 0 and we are getting a minus 4 from this place. Is it okay? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है. नाउ देन ये तो हमारा ऐसे रख लिया हमने 0 0 minus 1 and 2. This is the value as it हमारे पास आ गई जी. सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वाले में हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया जी. अपने पास हमारे पास R4 है. सो R4 में हमने क्या किया, R4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 टाइम ऑफ R1 को. यानी कि R1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, R4 यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जी. वो हैपन, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ से. सो वो हैपन द फर्स्ट टपल विल बिकम द 0. 5 का मल्टीप्लाई किया, दैट मींस यू आर गेटिंग ए -4 फ्रॉम दिस प्लेस, राइट. Is it okay? 1 minus 5, that is a 4. Now then, so this is a 0. हमारे पास वहां से 0 मिला, तो सिंपली what you are getting the 2. और वहां से क्या मिला जी आपको, माइनस का कितना मिल गया, पच्चू पचा 25 25, राइट. दिस इज द थिंग, यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज. सो एग्जैक्टली क्या बन गई जी मैट्रिक्स. मैं ऑपरेशन हटा देता हूँ यहाँ से सो दैट उसको और साफ से हम लिख सकें. सो दिस ऑपरेशन वी हैव यूज्ड. So the last value is what I am going to write. 25 मिला है जी. ठीक है, और वो भी यस प्लस माइनस का, राइट. माइनस के 25. तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 मिला मुझे और ये माइनस का 25 मिला. बेटा इसको भी देख लेना, ये ठीक ही है ना. हमारे पास कितना बचा हुआ था, ये तो हमने एज इट ही रख लिया था. हाँ, रेस्ट आर द थिंग्स. ओके. सो नाउ देन सर, तो क्या और भी कोई रिड्यूस कर सकते हैं हम. बिल्कुल कर सकते हैं जी. हम इसको और रिड्यूस कैसे, सबसे पहले 1 1 0 5 रख के रहने दीजिए. नाउ देन 0 1 0 -4 भी रख के रहने दीजिए. उसके बाद क्या बचा जी, 0 0
and then -1 and 2 भी एज इट ही रहने दीजिए। नाउ देन कम टू दिस वन, अगर मैंने R2 और R4 का यूटिलाइज किया, दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, R4 में मैं क्या कर रहा हूँ, R4 प्लस 4 टाइम ऑफ R2 कर दें, 4 का मल्टीप्लीकेशन R2 में करके ऐड कर दे, तो व्हाट हैपन, 0 और 0, 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो 0 और यहाँ से क्या मिला जी 2, और यहाँ पर हमने क्या किया, 4 चौक 16, 16 हो गया आपके पास, सो 25 और 16 राइट नाउ दिस इज द वैल्यू, कितना मिला आपको 16 और 25, कितने एडिशन होके आ जाएगा जी आपके पास, 6 5 11 का, 6 5 11, 11 का एक और हासिल भी आपके पास एक मिल गया है जी, कितना हुआ, 2 और एक 3 और एक 4, 41 हो गया है बेटा ये तो, राइट दिस इज द वैल्यू। चेक कर लीजिएगा, कोई कहीं उसकी calculative mistake chal rahi hogi, that is up to you, the process is this one. So now then we are getting the value at 4 such that this one. So अब इसका भी एक और ऑपरेशन लगा देते हैं लास्ट वाले में भी, क्यों हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना मेहनत, अभी आपको पता लग जाएगा जी कि क्यों इतना मेहनत किया गया, क्यों इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, इतना 0 0, इसमें हमने वापस ऑपरेशन लगा दिया जी, क्या व्हाट हैपन विद दिस वन, R4 को मैं वापस ऑपरेशन लगा रहा हूँ, किस तरीके का ऑपरेशन, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए R4 प्लस 2 R3 राइट, सो दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग ए 0, ये हुआ 4, ओके, सो -41 प्लस 4, सो कितना बचेगा जी आपके पास, नोटिस कीजिएगा, सो एक तो यहाँ से कम हो गया तो 37 बच गया है जी, और वो भी माइनस का 37, होप इट इज क्लियर, नाउ दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो देखा जाए तो रिड्यूस होके हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है वो ये है। आइगन वैल्यूज देखिए बेटा, अगर ये सारी आइगन वैल्यूज डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, क्योंकि आप यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, lambda 2 is equal to also 1, and lambda 3 is equal to -1, and lambda 4 is equal to -37। ये जो मेरे पास है ये तो मेरे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, बट ये दोनों तो क्या है जी, रिपीटेड है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई किस तरीके का चेंजेस हो सकता है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा ये कि भाई जो अब मेरे पास सिचुएशन अकर हुई है, सो मुझे अब a माइनस लेमडा आई को सॉल्व भी करना पड़ेगा। नाउ देन व्हाट आई हैव टू डू, a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इज इक्वल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए, कि वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 में मेरे पास कितनी आइगन वैल्यूज आती हैं, आइगन वेक्टर्स कितने आते हैं, क्योंकि आइगन स्पेस की बात की है इसने, तो आइगन वेक्टर यानी कि पहले आप आइगन वेक्टर्स निकालिए, उसकी देखिए डायमेंशन कितने उसमें आइगन वेक्टर्स फ्री हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये तो कंफर्म हो गई है मुझे कि एक और एक दो, दो तो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, इनसे एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, सो दैट विल डिपेंड कि वो जाकर के हमें वहीं से पता लगेगा बेटा, ठीक है। सो नाउ देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, तो चलिए जी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मैट्रिक्स ऑपरेट करते हैं, तो जो हमारे पास ये बन के आई है, मैं इसमें से क्या करूंगा, a माइनस लैम्डा आई, सो a माइनस लैम्डा आई इज नथिंग व्हाट आई एम गेटिंग, a लैम्डा की वैल्यू 1 और i मैट्रिक्स, सो 1 को मैंने डायगोनल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, तो फर्स्ट डबल विल बिकम 0 1 0 और 5 राइट, नाउ देन 0 a माइनस लैम्डा a क्या है ना, सो मैट्रिक्स में से माइनस आइडेंटिटी हटाया, ये भी 0 हो जाएगा जी, 0 इन -4 0 0, ये कितना हो जाएगा जी, दिस विल बिकम द आई थिंक -2, -1 -2, and that is a 2, and the last one will be the 0 0 and 0, and that will become the -38, hope it is clear, दिस इज द मैट्रिक्स, और इसको क्या करना है मुझे, अब सॉल्व करना है, तो क्या करता हूँ इसके साथ में कुछ फोर वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, x1 x2 x3 x4 राइट इज इक्वल टू 0, सो इसी की तो इसी मैट्रिक्स को तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, जो भी मेरे पास x आइज है, दिस इज द वैल्यू दैट्स आई एम गेटिंग, सो चलिए जी यहाँ से सबसे लास्ट से मुझे क्या मिलता है, -38, x4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डेफिनेटली आई एम गेटिंग x3 इज इक्वल टू 0, अब ऊपर से भी क्या मिल गया जी, x2 आपके पास क्या मिल गया जी, ओके, दिस वेक्टर, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन कंप्लीट, क्या मिल गई आपको, यहाँ से भी आपके पास x3 भी वैल्यू, x2 भी इज इक्वल टू 0, सिमिलरली x1 भी आपके पास 0 मिल गया जी,
क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज जीरो होती जा रही है. सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग द जीरो जीरो वेक्टर इन द ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो आपके पास कितना आ गया जी, सिर्फ लैम्डा वन के रेस्पेक्ट में एक ही, तो ये यहाँ पर ये चॉइस मिल जाएगी आपको यहाँ पर. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग ओनली द वन वेक्टर corresponding to what lambda is equal to 1 के लिए. सो दो तो ये यहाँ से मिल गए थे हमें, एक यहाँ से, एक कौन से डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू से, एक इनसे मिला, तो तीन, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन बेटा. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन है आपका, ये के क्वेश्चन थोड़े लेंथी ही होते हैं जी. ओके, मैंने पूरे प्रोसेस के साथ आपको बता दिया है इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? let if zi is the ring of a Gaussian integer then zi upon 3i. हमें दिया गया है Gaussian integer का रिंग zi, और साथ साथ एक आइडियल भी दे दिया गया है, उसका क्या है जी, 3 माइनस आई. इस आइसोमोर्फिक जो पूछा गया है जी, तो मैं तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा. क्या फॉर्मूला था सर हमारे पास? हमने आपसे बताया था कि जब भी आपके पास गॉसियन इंटीजर दे दिया जाए और नीचे दिया गया है a प्लस आई बी, ठीक है, और तो ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाता है? दिस इज आइसोमोर्फिक टू जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ जीसीडी ऑफ a comma b is equal to 1. So in your case what happened, what is the gcd of 3 and 1? 3 और 1 का gcd कितना होने वाला है? gcd what is this is equal to 1. तो इसका मतलब इसी के आइसोमॉर्फिक जाता है ना. दो स्ट्रक्चर बन के आती है इसके अंदर बेटा, एक तो ये और एक और दूसरे वाली, राइट. सो दैट्स अ थिंग. तो चलिए जी, ये किसके आइसोमॉर्फिक बन गया, जिसका मतलब दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड. 3 का मतलब 9 plus 1, that is isomorphic to the z10. So the correct option is the D1, right? और अगर GCD इक्वल नहीं होता है तो ये भी आपको याद है ना कि जेड डी आई के इंटू जेड ए बाई बी का होल स्क्वायर कब होता है? दैट मीन्स जेड डी आई, डी क्या लिख दिया सर आपने, ये डी ही है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जेड आपके पास क्या, ए बाई डी का होल स्क्वायर, दिस इज द डी, प्लस b बाई डी का होल स्क्वायर. कब? इफ gcd of a comma b is equal to d which is not equal to 1. this value is the d. ठीक है, जो भी आएगा उसके रिस्पेक्ट में. तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले यहाँ पर रिकॉल करा दिए हैं जी. ओके, सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? Yes, the number of positive divisors of 16000. अब आप देखिए क्या पूछा है इसने, 60000 ये दिया गया है जी. इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स पूछ रहे हैं बेटा. डिवाइजर्स की बात की है तो दैट मीन्स मन में आता है कि क्यों ना हम टॉ एन निकाल लें. ठीक है, सो एन की वैल्यू ये होती है, हमें दी हुई है. सो वी कैन ब्रेक दिस इन सम टाइम, सम पावर्स 10 to the power 4 लिख सकते हैं जिसको. So simply what happen 6 and this is what 2 into 5 की power 4, right? Okay, so that means what happen, this is a 2 into 3 into 2 to the power 4 into 5 to the power 4. Is it okay? So चलिए जी, क्या बन गया जी आपके पास n, n की वैल्यू आ गई है जी 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 4. इज इट? सो टॉ n निकालने के लिए अगर हम चलते हैं बेटा, क्या होगा, 5 plus 1 multiply by 1 plus 1 and then multiply by 4 plus 1. That will be the answer. So कितना हुआ जी, 6, 2 and 5. 6 पंजे 30, 30 दूनी 60. है क्या आंसर? C is the correct answer of this question. Is it okay? तो चलिए हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी? यस, दैट इज ए नाइस क्वेश्चन. तो चलिए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं जी. हमें क्वेश्चन क्या, सो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है जी हमसे? हमसे पूछ रहा है एल एम एन दिए गए हैं हमें, भाई एल की वैल्यू भी दे दी गई है, एम की वैल्यू भी और एन की वैल्यू भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू की बात की है सबसे पहली बात तो. और पूछा है क्या, भाई ये जो रिंग है ये क्या आइसोमॉर्फिक है? एल एम दोनों आइसोमॉर्फिक, नॉट आइसोमॉर्फिक है, नॉट आइसोमॉर्फिक है. ऐसी बातों को उसने हमें पूछने की कोशिश की है हर एक क्वेश्चन में, यानी कि एल और एम में रिलेशन, एम एन में रिलेशन या एल एन में रिलेशन,
इस तरह की बातें हमें तीनों रिलेशंस को पूछने की कोशिश की है और उसी के रिस्पेक्ट में उसने अपने ऑप्शंस बनाए हुए हैं जी। तो चलिए देख लेते हैं जी। ओके, हमें क्या दिया हुआ है आर एक्स के ऊपर, जो हमें आइडियाज दिए हुए हैं, पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। आप उसको मान लो जी, द फर्स्ट वन मैंने एल से ले लिया, सो एल के लिए लेके चल रहा हूँ जी, मैं इस पॉलिनॉमियल को लिया मैंने। सो व्हाट इज दैट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, आर एक्स में है। सो हमारे मन में क्या आता है, जब भी हम आर बाई आई की स्ट्रक्चर देखते हैं, whenever we see the आर बाई स्ट्रक्चर, तो हम कोशिश करते हैं कि भैया किसी फील्ड के आइसोमॉर्फिक चली जाए या किसी भी स्ट्रक्चर के आइसोमॉर्फिक चली जाए। तो अगर ये फील्ड के जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इरिड्यूसिबल। तो इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ था। तो चलिए जी देख लेते हैं एफ एक्स स्क्वायर। अब आर एक्स के अंदर हमारा मन क्या कहेगा, मॉड टेस्ट लगा लें कोई। ओ, प्राइम नहीं दिख रहा है, तो क्या करें सर हम, आइंस्टाइन क्राइटेरिया भी नहीं लगा सकते। तो चलिए शुक्रदाचार्य तो लगा ही सकते हैं ना, रूट तो हम निकाल सकते हैं, रूट मेथड तो हमारे पास हमेशा ही है। सो दैट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द रूट, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वन। सबसे पहले क्या है, वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि वन माइनस फोर ए सी। फोर आ गया जी, ए और सी की वैल्यू वन बाई टू। व्हाट इज दिस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। जो दोनों वैल्यूज हैं x की, डेफिनेटली दे डज नॉट बिलोंग्स इन द आर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल। अगर ये इरिड्यूसिबल आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आर एक्स अपॉन जो हमारा पॉलिनॉमियल रिंग है उसके ऊपर जो हमारे दिस इज प्लस वन इज आइसोमोर्फिक टू द फील्ड। ये फील्ड के आइसोमोर्फिक हो गया है हमारे पास। वेरी गुड जी, वी आर हैप्पी टू सी दैट कि ये हमारे फील्ड के आइसोमोर्फिक हो गया। अब कम टू द नेक्स्ट वन कि ये तो हमारे पास फील्ड बन गया है, दोनों की पावर ये है, ऊपर रिंग से भी डिपेंड करता है, आर एक्स दोनों सेम रिंग है हमारे पास, राइट। सो दैट मीन्स उनकी जो पावर आएगी डेफिनेटली जो एलिमेंट आएंगे उसमें, तो मैं कहूंगा कि अगर ये इसके अंदर पी एलिमेंट्स है तो पी की पावर जेड पी है, अगर मेरे पास ये तो पी की पावर पी टू पी स्क्वायर फील्ड ऑफ पी स्क्वायर एलिमेंट्स का बन जाएगा जी, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। चलिए अब बात करते हैं इसकी, दूसरा हमने ले लिया कि दिस इज द जी एक्स, व्हाट इज दिस, आई एम टेकिंग दिस वन। सो जी एक्स ले लिया, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एज यूजल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं लगाऊं, ये मेरे पास किस तरीके का है। ओ नो, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो साइक्लोटॉमिक है। साइक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल क्या होता है जी, साइक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल वो होता है जी आपके पास जब भी x की पावर p माइनस वन प्लस एक्स की पावर p माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा पॉलिनॉमियल जो कि p प्राइम के लास्ट से पावर से शुरू होता है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर p की वैल्यू थ्री पुट कर दी तो व्हाट हैपन, क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा जी टू, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला जी वन, और यहाँ से लास्ट में क्या मिलेगा जी मुझे वन। सो दैट मीन्स दिस इज अ साइक्लोटॉमिक, और जो कि इरिड्यूसिबल होता है। और सभी के दिस इंप्लाइज दैट gx इज इरिड्यूसिबल। आप निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, बट ये तो ऑलरेडी गिवन है, साइक्लोटॉमिक फंक्शन है बेटा। सो इरिड्यूसिबल हो गया है जी हमारे पास, राइट। इरिड्यूसिबल हो गया है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपके पास, आर एक्स और बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक टू, किसके आइसोमॉर्फिक हो गई, डेफिनेटली दे आर आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड, कि फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो गए हैं जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये तो मेरे पास एल था, दैट वाज माय एल, दैट वाज माय एम, एल इज आइसोमॉर्फिक टू एम, ये स्ट्रक्चर तो मुझे मिल गई है जी। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले के पास, लास्ट वाला हमें क्या कहता है। इसके लिए हमने एच एक्स मान लिया इसको, दैट इज अवर एच एक्स, hx is equal to x square plus 2x plus 1. So there is a nothing, there is x square plus 1 का होल स्क्वायर। तो x is equal to minus 1 is a root, belongs किस में करता है, definitely that belongs into the set of a real number। तो इसका मतलब ये तो reduce हो गया, this implies hx is
रिड्यूसेबल, अगर रिड्यूस हो गया इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज नॉट फील्ड, तो ये आइसोमोर्फिक नहीं हो सकता है जी। सो दिस इंप्लाइज दैट, क्या कंक्लूजन निकला, एल इज आइसोमोर्फिक टू एम, एल इज not isomorphic to n, and m is also not isomorphic to n। ये रिलेशन मुझे ढूंढना है जी। सो चलिए देखते हैं। l is isomorphic to m, पहली बात तो ठीक है। l is not isomorphic to n, बिल्कुल ठीक है। and m is not isomorphic to n, this is also the correct one। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है। सिंपली मैंने रिड्यूसिबिलिटी देखी, देखा कि किसी आइसोमोर्फिक जा रहे हैं और उसको क्लिक कर दिया जी। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग विद दिस वन प्रॉपरली, एंड देन फिर फर्दर हम आगे मूव करेंगे बेटा। सो इज इट ओके, यस दैट्स वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। सो चलिए मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें कहा गया है लेट एफ जेड इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे दिया क्या, एफ जेड, f of z is equal to z upon 8 minus z cube, z is equal to x plus I, रेशियो निकालना है जी एट z is equal to 2 पे। तो जैसे ही मैं 2 पुट करता हूँ तो देखता हूँ कि यस z is equal to 2 पे मेरा पूरा फंक्शन इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलरिटी तो है। बट क्या हम कुछ इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई रीअरेंजमेंट कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, मैंने कहा कि मैं अपने एफ जेड को कैसे लिख सकता हूँ। So fz is equal to, we can write that is a 8 minus z simply, and then कितना बनेगा जी मेरे पास, that will be the z square plus 2z plus 4, yeah, that will be z square plus 2z plus 4, this will be the, yes, after the solving मैंने कुछ नहीं किया बेटा, a cube minus b cube का फॉर्मूला लिख दिया है। a cube minus b cube is equal to, what is that, that is a minus b, and the terms मेरे पास आ जाता है जी, that is a square plus b square, a square plus b square plus 2 times of ab, that's I am writing here, nothing else। ठीक है, a cube minus b cube का, a cube minus b cube का फॉर्मूला है। तो मुझे ये भी हो गया जी, मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि z इज इक्वल टू 0 पे स्टिल रेसिड्यू है, लेकिन कितने ऑर्डर का पोल है ये, हमें ये तो पता लग गया कि पोल है, बट सिंगुलरिटी है z इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो अब तो फिर हमारे पास कोई दिक्कत रही नहीं, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं इसका रेसिड्यू। सो व्हाट इज दैट, रेसिड्यू निकाल लीजिए आप इसका। व्हाट, अगर पोल है तो उसको फ्री करते हैं हम, दैट मीन्स व्हाट हैपन, लिमिट z टेंड्स टू 2 और z माइनस z नॉट होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, z माइनस z नॉट, और रिमेनिंग टर्म आपके पास पूरा का पूरा एफ जेड आ जाता है, दिस इज द एफ जेड। तो जो वैल्यू आती है वी हैव टू बी चेक आउट। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, लिमिट z नॉट होता है बेटा, लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2, ओके, और एफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, z अपॉन 2 minus z, z square plus 2z plus 4, okay, so what happened, this is cancelled with the minus sign and put the value, that will become a minus 2 by 2, 4 plus 4 plus 4 plus 4, is it, दो दूनी चार, दूनी चार, दूनी चार, चार चार और चार, आपके पास कितना आ गया जी, 12 minus 2 by 12, चार चार दूनी 8, चार दिया 12, so 12, this is a minus 1 by 6, क्या है इसमें आंसर, yes, so C is the correct option in this case। क्या निकाला हमने, पोल देख लिया बेटा, क्योंकि मुझे ये तो जब भी मुझे इसका रेसिड्यू निकालना है सबसे पहले मुझे ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि कितने ऑर्डर का पोल है। सिंगुलरिटी पता लग गई थी कि सिंगुलरिटी पोल है, तो फिर इसके लिए हमने क्या देखा कि हम इसको देखते हैं कि कितने ऑर्डर का है, तो हमने इसको जस्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको सॉल्व करना चाहा, इसको रीअरेंजमेंट करके लिख दिया फंक्शन को, और जस्ट वी गेट दैट वैल्यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, ओके, व्हाट विल बी द वेक्टर स्पेस C5AB, क्या होता है जी ये, आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ओके, यानी कि आपके पास 5 तक आप आराम से डिफरेंशिएट कीजिए फंक्शन को, जो फिफ्थ ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स होंगे वो सब के सब कंटिन्यूअस होंगे ऑन द इंटरवल पोज इंटरवल ए बी, ऐसी बातें इसने आपसे कही है, ठीक है, और डब्ल्यू भी दिया गया है,
और पूछा गया है डायमेंशन ऑफ वी बताइए, वी ये था ना, इसको तो सोचना ही नहीं है बेटा, इनफाइनाइट है इसमें तो बिल्कुल, इसको तो इनफाइनाइट है, इसमें तो सोचना ही नहीं है इनफाइनाइट, किसी में वी की इनफाइनाइट ये ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, खत्म कर दीजिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, यानी कि ए और बी में से ही आपके आंसर है। और डब्ल्यू को ये कहा गया है, जब डब्ल्यू को ये कहा है तो आप इसको सॉल्यूशन स्पेस निकालिए, बिकॉज इसने क्या दिया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसको कहूंगा सिंपली डी टू दी पावर 4 प्लस 2d² -1, नहीं बेटा ये +1 होगा, दिस इज प्लस, आपके पास आ गया है जी 1, और हमने कहा कि f इज इक्वल टू 0, दैट इज द सम डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली है इसकी। अब इसका जो सॉल्यूशन स्पेस बनेगा उसमें देखिए कितने एल आई वेक्टर आप आते हैं, वैसे तो वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे मेरे पास राइट नाउ देन। ओके जी, दिस इज अ गुड थिंग। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, दैट विल बी द m to the power 4 plus 2m square plus 1 is equal to 0. So that means we can see m square plus 1 ka whole square is equal to 0. This implies that m square plus 1 is equal to 0. Okay, and also m square plus 1 is equal to 0. So this implies that m is equal to कितना आ गया जी मेरे पास, what is this value? Hmm. m is equal to प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से भी क्या मिला जी, m is equal to प्लस माइनस आयोटा, these are the some values. Okay, so that means what exactly we have to get now, simply हमारे पास क्या आएगा जी, चार इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास, क्या बनते हैं वो, e टू द पावर अल्फा, सो अल्फा क्या है 0, e टू द पावर अल्फा cos बीटा c1 c2, राइट दिस थिंग्स, सो डेफिनेटली आंसर कितना आने वाला है जी आपके पास, दिस वन विल बी द, दोनों की इन्फिनिट नहीं हो सकती है, ये तो क्लियर ही हो गया है जी, तो आपका आंसर यहाँ से मिल गया है जी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, let f is a function from R to R, be a function, continuous function, f of 1 is equal to 5 and f of 3 is equal to 11, R से R कंटिन्यूस फंक्शन है और दो कंडीशन भी दी है, तो पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, x की जगह x प्लस टी रिप्लेस करके। सो लेट अस एज्यूम दैट आपके पास जो फंक्शन है, भाई कौन सा सबसे पहले माइंड में आता है, कंटिन्यूस फंक्शन माइंड में, ये हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, हमने एज्यूम कर लिया। क्यों सर हमने ए एक्स प्लस बी किया, मैंने दो कॉन्स्टेंट इसमें किए क्योंकि मुझे दो कंडीशंस का पता था, अगर तीन होते तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेता, चार होती तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ले लेता, लाइक दिस वे आई एम टेकिंग द फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है थ्रू आउट आर टू आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात, अब बस मुझे ए और बी की वैल्यू मुझे मिल जाए। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें मिल गई जी ए प्लस बी, और वो किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 5 की, तो दिस इंप्लाइज दैट a plus b is equal to 5. This is the equation number 1. In the similar fashion, I am going to determine f of 3. What is the value of f of 3? f of 3 is equal to f of 3 3 पुट कीजिए, यानी कि 3a प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द 11, सो दैट मीन्स 3a प्लस बी इज इक्वल टू द 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो 1 और 2 से आप नोटिस कीजिए, यानी कि क्या मिला आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस बी इज इक्वल टू 11, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जी, ये तो कैंसिल हो गए, you are getting minus 2a which is equal to the minus 6, so that means a is equal to what, a is equal to 3, a की वैल्यू मिल गई, तो दैट मीन्स फ्रॉम द इक्वेशन 1 व्हाट यू गेट, a की वैल्यू मालूम है तो b की वैल्यू कितनी आई, 5 minus 3 which is equal to 2, so simply what is the value of b, b is equal to 2, so this implies that my function fx is what, the function fx is equal to a की वैल्यू 3 यानी कि 3x plus 2 is my function। बेटा देख लो, आप सारी कंडीशन चेक कर लो, क्या अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, यस, 3 रखता हूँ तो 3 3 9 2 11 मिलेगा, यस, क्या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, हाँ सर है, तो यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है जी। तो चलिए फंक्शन आपको क्या मिला है जी, 3x प्लस 2, सो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग द फंक्शन इज माय, मेरा फंक्शन जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, द फंक्शन इज माय एफ एक्स इज इक्वल टू
कितना था बच्चा लोग, 3x+2। ओके ना। नाउ इसको निकालिए, यहाँ पर fx+t भी निकालिए आप। x+t क्या आ जाएगा जी मेरे पास, दैट विल बी 3x+t+2। दिस इज द फंक्शन, राइट। जी एक्स दिया हुआ है, जी डेक्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ओके, सो हम एक छोटे सा रूल जानते हैं क्या, अगर मेरे पास भाई कोई भी मेरे पास जी एक्स है, तो जी डेक्स एक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, मेरे पास यहाँ पर एफ दिए गए, एच मान लीजिए इसको, ठीक है, एफ दिया गया है और ये जी एक्स फंक्शन दिया गया है, दिस इज एफ एक्स, और यहाँ पर दिया गया है के एक्स टी, राइट। इसका मतलब है मैंने डी बाई डी ऑफ दिस कर दिया, सो डी बाई ऑफ डी एक्स किया है, सो व्हाट हैपन विद दिस वन, डी टी, ठीक है, रेस्पेक्ट में है। सो व्हाट हैपन, दिस वैल्यू विल बिकम, किस तरीके, सबसे पहले अपर लिमिट ले लीजिए, डेल जी बाई डेल एक्स, और के में एक्स कोमा जी माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, और के साथ एक्स कोमा एफ, देन प्लस सिंपली व्हाट, लिमिट एग्जिट रखिए एफ से जी के पास, और डेल के बाई डेल एक्स कीजिएगा, ओके, और डी टी, दिस इज द थिंग जो आपको करनी है, प्रोसीड। सो नोटिस कीजिए इन योर केस, ओके, व्हाट यू हैव डन, एक्स प्लस टी आपने रखा, जी डैश की निकालनी है वैल्यू, तो सीधा ही मैंने जी डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। जी एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन होगी। सो दिस फंक्शन में हमने 3x+t लिख दिया है, यानी कि व्हाट इज दैट, 1 to 3x+t+2 dt. This is your k. Okay, that is your k. That is your f. That is your g. क्लियर है ना जी। तो जिसको किया तो क्या हुआ, जीरो, इसको भी किया तो क्या, जीरो, प्लस इंटीग्रेशन किया आपने 1 to 3, डेल के बाई डेल एक्स मुझे करना है, तो दैट मीन्स एक्स तो फ्री हो गया जी, ये तो 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर तो मुझे मिला 3, और टी की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ से क्या मिला जी, 0, तो दिस इज द थिंग ओनली डी टी, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग दिस वन, so that means I am getting 3x, or limits are 1 to 3, this is what 3 minus 1, what is this, is equal to 6, so g dash x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6, सो ऑब्वियसली g dash 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 6, द करेक्ट आंसर इज द 6 वन, फल कर लीजिएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। तो सिंपल आपने लैपलेस रूल यूज किया है, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन साइन। आप चाहते तो बेटा यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते रहते, लेकिन x और t का फंक्शन है, ठीक है, तो डेफिनेटली dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x विल बी द बिहेव लाइक एज ए कांस्टेंट, बट इससे हमारे पास छोटा प्रोसेस भी था, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज एन प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट ए साइक्लिक, क्या पूछा इसने एग्जामिनर ने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। सो सबसे पहले देखिए ये दोनों नंबर कैसे हैं मेरे पास बेटा, जेड कैसा दिया हुआ है जी मुझे, जेड 15 इंटू जेड 77 दिया गया है, सो देर इज नथिंग बेटे, सारे के सारे क्या है आपके पास, सबका जीसीडी 1 आ रहा है। सो चूंकि आपके पास 15 का और 77 का जीसीडी 1 आ रहा है, सो दिस दैट इज मींस दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, दिस implies a cyclic group, और साइक्लिक ग्रुप implies that every proper subgroup is cyclic, इसका हर एक सब ग्रुप जो है साइक्लिक ही होगा, मींस proper subgroup will be cyclic, proper subgroup will be cyclic। तो ये तो नहीं होगी, इसने नॉट साइक्लिक की बात की, दैट कैन नॉट बी द ऑप्शन। S3 के पास पड़ा हुआ है जी प्रॉपर सब ग्रुप A3 विच इज आइसोमॉर्फिक टू द साइक्लिक ग्रुप Z3, सो ये भी ऑप्शन नहीं रहा जी हमारे पास, दैट इज आल्सो नॉट ऑप्शन। जेड के पास चलते हैं, जेड के पास वापस कंडीशन आ गई जी, दिस इज अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ये भी तो साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि इसका भी सब प्रॉपर, दिस इंप्लाइज दैट एवरी proper subgroup will be cyclic, इसका भी प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक ही होगा। और हमें लास्ट वन में क्या दिया गया है जी, क्यू पॉजिटिव दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, क्यू पॉजिटिव की बात की गई है बेटा, सो दैट मीन्स अब आप इसके पास ध्यान रखिए,
भाई जेड भी तो किसका है, सब ग्रुप है, क्यू का ही। ओके। सो फिर सर आपने इसे कैसे कि इसको क्या आप मना करोगे, इसको कोई आंसर नहीं, नहीं बेटा। भाई इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा, क्यू का कोई भी एवरी, मैं कहूंगा एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप, क्या, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप इज साइक्लिक। लेकिन अगर इनफाइनाइटली जनरेटेड नहीं होगा तो जरूरी नहीं कि वो आपके पास साइक्लिक हो, क्योंकि आप नोटिस कीजिए जेड सब ग्रुप तो है लेकिन किससे जनरेट हो जाता है, वन और माइनस वन से। दीज आर द जनरेटर फॉर दिस वन, ठीक है। सो दैट मीन्स वन और माइनस वन से हम जनरेट कर सकते हैं जेड को, बट इसीलिए ये कहलाता है कि दिस इज अ फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप। ओके। ये आया हुआ है खाली, ये भी आया हुआ है खाली, ये भी अलग अलग आए हुए ऑप्शन में, अब यहाँ कंबाइन करके लिख दिया इन्होंने। ओके। सो दैट मीन्स दिस इज द ओनली वन, कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सब ग्रुप कोई ऐसा हो सकता है जो इनफाइनाइटली जनरेटेड हो और जो मिल जाए आपको आंसर। इज इट ओके? दिस फाइन नाउ देन। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा लाइव लेने की इन क्लासेस को, जैसे ही कुछ फाइनल हो जाता है देन आई विल ट्राई टू टेक द लाइव क्लासेस आल्सो ऑन द यूट्यूब। ओके। कम टू द नेक्स्ट, what is that? Okay, let f be the entire function on C such that mod of f z less or equal to 100. Okay, log of mod z for each z and with mod of z greater than equal to 2. If f of I is equal to 2i, then what is the value of f of 1? What will be the value of f1? कैसा फंक्शन, लीवलेस थ्योरम कांस्टेंट लगा दीजिए बेटा, इसने रीजन कर दिया है आपको फिक्स। सो दैट मींस व्हाट हैपन, दिस विल बी द मोस्ट बी द एफ ऑफ आई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी जी, मस्ट बी 2i, ठीक है ना। सो लीवलेस थ्योरम ही आपने यूज किया है और कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था बेटा इसमें, ठीक है। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, द नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 to Z9 इज, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग एकदम से कर दोगे बेटा, आया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज तो ऐसा क्वेश्चन लिखने का मतलब ही नहीं है। जीसीडी देखो बेटा कितना होता है, जब भी कभी आपके पास मैपिंग है, आप कहाँ से कहाँ पर, जेड एम से जेड एन के ऊपर, तो आपके पास होमोमोर्फिज्म की हम बात करते हैं, भाई टोटल होमोमोर्फिज्म कितना हो जाएगा वहां पर, सर जीसीडी ऑफ एम और एन होती है। तो यहाँ पर आपको जीसीडी ऑफ 3 of 9 निकालना होगा, कितना आंसर आएगा जी 3, सो लिख दीजिएगा जी 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके? दैट्स फाइन। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, yes, let fx is equal to summation n is equal to 1 to infinite sin nx upon n square, then लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx इज इक्वल टू क्या होगा जी, लिमिट एक्सटेंस टू 0 fx की वैल्यू क्या होगी जी, ये सब आपसे पूछी गई। आप नोटिस कीजिए ये लिमिट का यूज कर रहा है fx के ऊपर, राइट, यानी कि समीशन के बाहर लगाना चाहता है लिमिट को। हम समीशन के बाहर तभी लगा सकते हैं या तो उसका हम सम निकाल चुके हो, या फिर ये मेरे पास जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। सो क्यों ना हम इसमें एम एन टेस्ट यूज कर लें, एमएन टेस्ट। सो दैट विल हेल्प अस, क्या होगा जी, देयर इज इन एमएन टेस्ट क्या होगा जी, आप सुप्रीमम वैल्यूज देख लीजिए इसकी, किसकी, जो भी मेरे पास सीरीज पड़ी हुई है। सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस वैल्यू, सिंपली मैंने क्या दिया, साइन ऑफ एन एक्स दी गई है मुझे, साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने चलते हैं, डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू द एन स्क्वायर लेस और इक्वल टू एन स्क्वायर। सो अब मुझे इस सीरीज का बिहेवियर देखना होगा और एम एन को देखना होगा, जब एन टेंस टू इनफाइनाइट पे जाऊँ तो एम एन टेंस टू मेरे पास जीरो पे जाना चाहिए। सो दैट मीन्स एम एन की वैल्यू क्या आ गई है जी आपके पास, 1/n² है किस्म से। सो सुप्रीमम वैल्यू, so what happened, m tending to infinite पे this value is going to be the zero. Now I have to check this behavior by the p series test, by p series test. The series is what, the series is a convergent, the series is convergent, और ये सीरीज बाय पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया जी, बाय द एम एन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जीरो जा रहा है, तो होल सीरीज इज, दिस इंप्लाइज दैट द समेशन sin x upon n square is
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल समीशन के इनसाइड हो सकते हैं, लिमिट भी इनसाइड हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, लिमिट x टेंस टू जीरो fx इज इक्वल टू समीशन लिमिट x टेंस टू जीरो, हर एक में मुझे देखो लिमिट जीरो ही देखनी है। ओके, साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आई विल चेक आउट कि क्या वैल्यू आती है जी। दिस वैल्यू इज एन स्क्वायर नीचे है। सो x इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया जी, दिस इज इक्वल टू जीरो बाई एन स्क्वायर, जीरो बाई एन स्क्वायर समीशन which is nothing, that is equal to what, a zero. So the first A is the correct option for this question. Is it okay to all of you? ठीक है, चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231। ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया गया है जी, 231। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 इन जी इज। तो जब भी हमें ऐसे पूछ ले तो हमें क्या करना होगा, हमें तो साइलो को याद करना पड़ेगा ना जी। साइलोस थ्योरम हमें क्या कहती है, साइलोस थ्योरम क्या कहती है कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप के बारे में बता देती है, कितने पी एस एस जी कितनी होंगी, 1 प्लस पी के। पी एस एस जी के लिए हमें फॉर्मूला बताया गया, पी इज ए प्राइम नंबर, तो देख लेते हैं इसमें हमने से, यानी कि हमें, और के इज इक्वल टू हो सकता है 0 1 2 3 के अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे के की वैल्यूज को कि कितने बने हमारे पास। अब 231 को फर्स्टली यू हैव टू बी ब्रेक। अगर 231 को आप ब्रेक करने चलते हो तो 3 सत्ते 21 इंटू 11। भाई ये तो बात पक्की है कि ऑर्डर 11 का पूछ रहा है, 11 का तो फैक्टर पड़ा ही हुआ है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि 3 सत्ते 21 और 11 दैट इज 231 हमारे पास आ गया है। हमें क्या पूछा है इसने, 1 प्लस 11 के मस्ट डिवाइड किसको, 3 सत्ते 21 को। सो के इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो साइलो सब ग्रुप निकालता है ना ये तो। k is equal to zero रखा, then what happen, I am getting one SSG, one साइलो सब ग्रुप of order, ठीक है। कितना, वन SSG मिल गई जी मुझे ऑफ ऑर्डर 11 की, राइट, दैट्स ए गुड। सो देख लेते हैं जी, मुझे यहाँ वन SSG मिल गई है, 111 SSG, इसको ऐसे गलत लिखा हुआ बेटा, ये गलत थी, ऑर्डर इसकी नहीं मिली है, रॉन्ग थी। सो व्हाट एग्जैक्टली वन, या इसको ये कहा जाए यूनिक 11 SSG, दैट्स अ थिंग प्रॉपर वे टू राइट। तो 11 SSG मिल गई है जी मुझे। ओके, अब क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, किसी और वैल्यू से देखते हैं के की किसी और वैल्यू के पहले के इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 ले लिया तो 12 बनेगा, 12 डिवाइड नहीं करेगा। के इज इक्वल टू 2 लिया तो क्या मिला, 11 दूनी 22 और 23 ज्यादा हो गया, तो दैट मीन्स ओनली द वन सॉल्यूशन 11 SSG मिली मुझे, और वो क्या मिली है जी, यूनिक है। तो वर्ड यानी कि वन है 11 SSG, और 11 ऑर्डर का अगर मैं सब ग्रुप बनाता हूं तो कितने एलिमेंटों की आवश्यकता हो पड़ती है जी, 5 ऑफ 11 की। दैट मीन्स आई एम रिक्वायर्ड ओनली द 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट जी, 10 एलिमेंट। सो द आंसर विल बी द 10 हियर, ठीक है। व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैंने देखा कि कैसी एसएसजीज हैं, कितनी एसएसजीज हैं। तो कितनी देखने के लिए मैंने साइलोथर्म थ्योरम का यूज किया, 1 प्लस पी की एसएसजी है इसके अंदर। तो देखा मैंने कि एक ही आती है यूनिक। उसके बाद मैंने देखा भाई जो साइलो सब ग्रुप बना है, मेरे पास एसएसजी बनी है, उसे बनाने के लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत थी मुझे, 11 ऑर्डर के। सो दैट मीन्स मैं देखा 10 एलिमेंटों की जरूरत थी जी, दैट्स इट। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फील्ड, कौन सा है जो कि इसमें से फील्ड है। अगर आप चलते हैं ए ऑप्शन की तरफ, व्हाट इज द ए ऑप्शन, इसने कहा कि सी एक्स दिया हुआ है, ओके सी एक्स। तो जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल रिंग बनाया है दैट इज आवर सी, सो दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहा गया है बेटा। ड्यू टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हर एक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अपना रूट रखता है, अपनी जीरोस रखता है सी के अंदर। तो डेफिनेटली जो आपके पास ये है, दिस इज reducible due to fundamental theorem of algebra। और दूसरा आप चाहो क्या है इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स,
x is equal to x square is equal to minus 2x is equal to root 2I which belongs in the C. सो देयर इज नो प्रॉब्लम सी के अंदर है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि रिड्यूसिबल हो गया, दूसरा भी हो गया। तो सी पे तो सब पॉलीमर रिड्यूस हो जाते हैं, इसको तो देखना ही नहीं है, ये फील्ड कभी नहीं बनेगा। फील्ड बनाने के लिए इसको इरिड्यूसिबल होना जरूरी है, ये जबकि रिड्यूस हो गया है इन द सिमिलर फैशन। मैं सेकंड में गया, सेकंड में मुझे क्या दिया गया है जी, बी की तरफ मैं अगर अप्रोच कर रहा हूँ दैट इज गिवन टू मी द जेड एक्स। ओके, और जेड एक्स मेरा पी आई डी नहीं है बिकॉज दिस इज a UFD ओनली, UFD नॉट PID। ऊपर का स्ट्रक्चर अगर फील्ड बनना है दैट मस्ट बी ए PID। सो इसका मतलब क्या हुआ जी, दिस कैन नॉट आल्सो बी द फील्ड, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ओके, कम टू दिस वन, बाय द अनस्ट्रेन क्राइटेरिया। क्या हुआ, बाय द अनस्ट्रेन क्राइटेरिया आपने 2 ले लिया, इसके अंदर p इज इक्वल टू 2 लिया। सो दिस डिवाइड टू दिस वन, नेवर डिवाइड, इसका स्क्वायर इसको नहीं डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इररिड्यूसिबल by Einstein criteria. So this is the thing, definitely that will become the field. Okay, इसके अंदर क्या हुआ जी, हमारे पास x is equal to क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, x is equal to √2। सो √2 बिलोंग्स इन R है, तो उसका मतलब ये भी रिड्यूस हो गया है जी, तो ये भी फील्ड नहीं बनने वाला है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ, यस दैट्स गोइंग ऑन स्मूथ। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूछा गया है लेट p बी ए प्राइम नंबर, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट सबरिंग विद द यूनिटी ऑफ कार्डिनल टीपी टेस्ट द फील्ड fp स्क्वायर है। 1 मिनट आपका है जी, आप सोचिए आराम से इसको बेटा, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, p is a prime number, right? Then how many distinct subring of the cardinal p the field can have? Okay, so नोटिस कीजिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप नोटिस कीजिए p स्क्वायर इसने बोला है, राइट? सो अगर मैं कहूँ भाई फील्ड ऑफ माई 2 की पावर 2 ले लूँ, फील्ड 3 यानी की पावर 2 ले लूँ। ओके, दिस इज द थिंग, मैंने ऐसे दो स्ट्रक्चर्स ले ली। अब इसने पूछा हाउ मैनी डिस्टिंक्ट सबरिंग्स विद यूनिटी बिलीनी ऑफ कार्डिनलिटी p, जिसके अंदर p एलिमेंट्स हो बेटा। सो अब आप देखिए इसके पास और इसके पास क्या, कौन सा प्राइम डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स 2 वाले तो नहीं चाहिए हमें, p चाहिए हमें, सो यानी कि कितने 2 एलिमेंटों की आवश्यकता हुई, लेकिन कितना बना, एक ही तो बना ना जिसके अंदर आपके पास दो हो। सिमिलरली इसके अंदर जाइए, आपके पास क्या बना, दैट मीन्स व्हाट, p वाला 3 वाला आप ढूंढ रहे हो, सिंपली p वाला ढूंढ रहे हो, तो दैट मीन्स व्हाट विल बी दिस विल बी द यूनिक ना, सो द आंसर विल बी द करेक्ट टू, दिस विल बी द यूनिक। ओके, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, yes, let G is isomorphic to Z25 star with a group of units, that is the elements that have a multiplicative inverse in the ring Z25, which of the following is the generator? भाई आपको कहा गया है ग्रुप ऑफ यूनिट्स, तो सिंपली इसने क्या कह दिया आपको, दैट इज नथिंग, दैट इज a U25, राइट? U25 किसके आइसोमॉर्फिक है, आप क्या कह सकते हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू U 5 स्क्वायर, एंड विच इज आइसोमॉर्फिक टू किसके होगा जी, Z ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू Z25 माइनस 5, ओके, विच इज आइसोम इज इक्वल टू Z20, Z20 के आइसोमॉर्फिक है बेटा। अब इसके जनरेटर देख लो, अब इसका जनरेटर यानी कि जिसके साथ GCD1 आ रहा हो, इसका नहीं आता है जी, इसका नहीं आता है जी, इसका नहीं आता है, तो कौन सा बचा जी, ओनली द फर्स्ट ऑप्शन। सो व्हाट हैपन, GCD किसके साथ आ गया, 1, तो आपको यहाँ क्या फॉर्मूला रखना था यार, सिंपली जब भी हमारे पास U की पावर Pn होता है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द Pn माइनस P टू द पावर n माइनस 1। ओके, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू हो? नाउ चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे देता है जी, यस, लेट T बी ए अनक्रॉस n मैट्रिसेस विद द प्रॉपर्टी T टू द पावर n इज इक्वल टू 0। एक ऐसी मैट्रिक्स है इसकी T में दे दिया है उसने, A ही मान लीजिएगा आप अगर कंफ्यूज रहो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
जब आपको कहा जाता है कि भाई कोई a की पावर n इज इक्वल टू 0, तो माइंड में क्या आता है? दिस इम्प्लाइज दैट a इज nilpotent. a इज nilpotent मैट्रिक्स। तो माइंड में तुरंत हमारा क्या आता है? एक हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारी nilpotent मैट्रिक्स है। और nilpotent मैट्रिक्स अगर है, सो nilpotent क्या इंप्लाइज करती है? ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 with multiplicity n। सारी की सारी यानी कि जीरो हुआ, लेकिन उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है जी? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है जी n। ओके, दैट्स अ थिंग। ओके, सो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि मेरा जो मैट्रिक्स ए जो हम लेके चले हैं, दैट मीन्स जी दैट इज नॉट एट सेल्फ जीरो, वो जीरो नहीं है जी, नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम सारी की सारी। ओके, सो नाउ देन अपने उस पे आइए। टी हैज ए डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, नहीं सर, वो तो जीरो ही आइगन वैल्यू रखता है, तो इसको बताओ, सबसे पहले इसको फिनिश करो। टी हैज ए वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी एन, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके पास आइगन वैल्यूज कोई एक है और जिसकी मल्टीप्लिसिटी एन है। बिल्कुल सही बात है जी। जीरो आइगन वैल्यू है, उसकी मल्टीप्लिसिटी n है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ t, 100% जीरो आइगन वैल्यू है। t इज द सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, t इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स कभी नहीं होती है बेटा, डायगोनलाइजेबल नहीं है ये, कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगी, अदर देन जीरो होती है बेटा। अगर जीरो वाली है तो हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर, उसके अलावा कोई सी नहीं होती है। ये तो आपसे नहीं लगा के चलोगे कि ये भी नहीं है। ओके, सो द वन इज द ओनली ऑप्शन। इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या थी? अगर आपने कहा कि सिमिलर है तो आप नॉन जीरो वाली मैट्रिक्स दिखा दोगे, अगर आपने ये कहा कि नॉन जीरो वाली नहीं होती है जी तो आप ये दिखा दोगे, इसका मतलब कंफ्यूजिंग की वजह से ये खत्म किया गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, let R be a commutative ring with unity such that Rx is a unique factorization domain। hmm क्या कहा गया जी? R एक कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, such that Rx is a unique factorization domain। Okay, I x be the ideal of Rx denoted by I, then pick the correct statement। हम्म ओके, मैंने क्या ले लिया जी? Rx को इसने कहा है कि that must be the UFD, तो मैंने Zx ले लिया। Zx क्या होता है? This is a UFD, not PID। मैं इतना जानता हूँ इसके बारे में। जेड क्या होता है? मेरा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, बट पीआईडी नहीं होता है। ओके, सो बाय द फर्स्ट वन जेड एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा जी? बाय द सिंपल रूल, बाय द सिंपल की पॉइंट जो हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, दिस विल बी द आइसोमॉर्फिक टू द आईजेड। सो क्या ये इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास? इज इट इज हैव ए जीरो डिवाइजर्स इसके पास? नहीं, तो करेक्ट आंसर आ जाता है जी पहले वाला, तो बिल्कुल ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ I इज ए मैक्सिमल देन Rx इज ए, अगर पहले मेरे पास जो मेरा आइडियल है वो मैक्सिमल हो, यहाँ मैक्सिमल कहना चाह रहा है, इसने मैक्सिमल लिख दिया है बेटा, मैक्सिमल, देन Rx इज ए PID। ऐसी बातों को आप क्या कर सकते हो, मुझे ये भी बता दीजिए जी। इज इट Rx मैक्सिमल है, पहले से ही लेके चल रहे हो, और Rx देन Rx इज ए PID। नहीं बेटा, ये अब उल्टी बातें कर रहा है, अपोजिट बात कर रहा है। अगर हमारे पास आर एक्स बाई आई की बात करता तो ठीक था, ये अभी आप कुछ भी नहीं बोलोगे। इफ आर एक्स इज ई डी देन आई इज ए मैक्सिमल आइडियल। आर एक्स आपके पास अगर ई डी भी है तो ये तो हम नहीं कह सकते, हमारे पास एग्जांपल है, ये भी गलत है जी। इफ आर एक्स इज ए पी आई डी देन इट इज ए, if Rx is PID, Rx is PID, okay, then it is isomorphic to, yes ये ठीक है। क्यों ठीक है? आप देखिए मैंने क्या कहा, सेट ऑफ अ रियल नंबर ले लिया जो कि मेरे पास क्या है जी? मेरे पास PID है, Rx मेरा क्या है जी? PID है, और इसको मैंने x से आइसोमॉर्फिक किया तो किसके आइसोमॉर्फिक जाएगा? दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड, और फील्ड मेरा EDPID होता है जी, तो दिस इज करेक्ट आंसर। सो ऐसे बन जाएगा जी हमारे पास, these are the two options बेटा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, I will check and put this method in again in another classes, okay।
नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है बेटा हमारे पास, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप थे वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।